नमस्कार। गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं ईश्वर नाथ झा। सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही, प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ बिहार को बड़े ही गहराई से जानते हैं। आज अपने मित्र ईश्वर नाथ झा से मैं जानूंगा कि इनके नज़र में बिहार की क्या स्थिति है और हमारा क्या फर्ज बनता है बिहार के प्रति। साथ ही साथ पत्रकारिता के लिहाज से बिहार का क्या योगदान है और किस तरह से एक सफल पत्रकार बना जा सकता है। ईश्वरनाथ झा जी से जानना चाहूँगा कि भाई ईश्वरनाथ झा को, हमारे बिहारी खबर के दर्शक को बताइए कि आखिर ईश्वरनाथ झा है क्या। जो परिचय मुझे था वो मैंने बता दिया, अब आप बताएं अपने। मैं एक अंग्रेजी अखबार है स्टेट्समैन, उसमें स्पोर्ट्स देखता हूँ और तकरीबन पिछले 20 सालों से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरा तो है स्पोर्ट्स मैं देखता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल खबर भी उस पर भी नज़र रहती है मेरी, और जो समसामयिक विषय होते हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पत्रकारिता वो ऐसी नहीं रही कि किसी एक सब्जेक्ट से बंध के रहा। नहीं, मैं ये भी जानता हूँ, चूंकि आप बिहार से हैं तो ये सब तो यूनिवर्सल हो जाता है कि भाई आप राजनीति को नहीं जानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर ये तो अलग चीज़ हो गई। ईश्वरनाथ झा बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा, दिल्ली कैसे चले आए, ये सारी चीज़ें। मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है ईसापुर, वहाँ से मैं हूँ। मेरे पिताजी मगध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे संस्कृत के। हम लोग बिहार शरीफ में रहते थे, बचपन वहीं बीता है, और वहीं नालंदा कॉलेज है, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है। उसके बाद दिल्ली आ गए पत्रकारिता करने। दिल्ली आने के बाद पत्रकारिता का सफर चल निकला। चलिए, पत्रकारिता पर तो हम बाद में आएंगे। आप अपने गांव के बारे में बताइए, वो जो गांव जिसको आप पीछे छोड़कर चले आए हैं। मेरा गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, नाम है ईसापुर। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव की खासियत ये है कि लोग बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और सरकारी नौकरी में भी लोग हैं। जैसे मेरे फादर प्रोफेसर थे, रिटायर कर गए हैं, अब पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए थे। उसी तरह से और भी परिवार के लोग कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में हैं, पढ़ाई लिखाई से भी जुड़े हुए हैं, और एक जागरूक, जो एक टिपिकल बिहार का गांव होता है ना, जागरूक है, अपनी संस्कृति के लिए जागरूक है, अपनी सभ्यता के लिए जागरूक है, अपनी जो पहचान है एक, उसके लिए जागरूक है। जाहिर सी बात है, हम लोग मैथिली बोलते हैं गांव घर में भी मैथिली बोलते हैं, गांव में मैथिली बोलते हैं। तो एक टिपिकल मिथिला का जो गांव होता है वो मेरा गांव है। गरीबी भी है, लोग गांव से पलायन करके शहर भी जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी भी करने के लिए आते हैं, लेकिन एक मिला जुला जो एक आप कह सकते हैं कि वो गांव है। ईश्वरनाथ है, जिसे आपने बताया कि आपके गांव का एक अपना पहचान है, शायद बिहार का भी एक अपना पहचान है। बिहार के हर गांव का एक अलग पहचान है। मैं भी कुछ ऐसे गांव को जानता हूं जहां के हर परिवार से एक यूपीएससी कंप्लीट करने वाला लोग जरूर दिखेगा आपको। ऐसे भी गांव है, 24 पट्टी की गांव, 20 पट्टी का गांव। मैं आपके गांव को गहराई से जानना चाहता हूँ। आपने बताया, चलिए भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या है, किस पर मतलब एक तो जाति का पैमाना क्या है, धर्म का पैमाना क्या है आपके गांव में, प्लस राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पे अपना वर्चस्व जमाए हुए, क्या स्थिति है, उन सब पर भी देखिए, जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है या आसपास के गांव का, विधानसभा आपका कौन सा पंडौल विधानसभा पड़ता है, और पहले राजद वहाँ से जीतते थे, राजद के कैंडिडेट नैया राजद थे, वो जीते थे।
अब बीजेपी जीती है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बिहार का सभी गांव जागरूक है। इवन बिहार जितना मैं पूरे बिहार की अगर बात करूं, मैं अपने गांव को थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड करके बात करूं, तो पूरा का पूरा बिहार राजनीतिक चेतना से भरा पड़ा है। सेम मेरे गांव में भी है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है। उनको पता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। जातिगत अगर समीकरण देखें तो मिला जुला है, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी तक कि जो हम लोग जानते हैं, एक बिहार के बारे में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हर एक गांव जातिवादी है। ऐसा मेरा गांव नहीं है। मैं अपने गांव की अगर बात करूं तो वहां पे सभी जात के लोग सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। कभी आज तक जातिगत वैमनस्यता मैंने नहीं देखी है, इतने दिन हो गए हैं। दूसरी बात, एक जो एकदम से स्ट्राइक करती है, खासियत है मेरे गांव की, कि जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ता है तो सारा का सारा गांव मदद के लिए तैयार रहता है। और वो जो एक एकता है, वो एक खासियत है, वो आपको बहुत, मैं तकरीबन मिथिला के सभी गांव में ये है। लेकिन कभी कभी होता है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कोई पर्सनल आपकी किसी से अदावत हो तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक समग्र रूप से देखें तो गांव में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है। मैं आपकी बातों को थोड़ा सा विराम देते हुए, आप अपने गांव का उदाहरण बताते हुए आपने पूरे बिहार की कहानी बता दिया। सच्चाई तो ये है, हमारे बिहारी खबर के वो दर्शक जो बिहार से नहीं है वो जान ले कि वास्तविकता बिहार की यही है कि चूंकि ऐसा नहीं है कि हम धर्म के प्रति या फिर हम जाति में इतने बटे हुए हैं। बेशक राजनीतिक रूप से आपको दिखता हो, लेकिन समग्रता जो ईश्वरनाथ झा ने बताया कि ऐसा ही है हमारा बिहार। हर गांव की एक अलग पहचान, हर गांव में आपसी प्रेम भावनाएं सब एक जगह ही आपको मिल सकता है। इसीलिए बिहार को बिहार कहा जाता है। मत भूलिएगा कि चाणक्य की नगरी है। राजनीति चाणक्य ने हमें सिखाकर गए हैं, तो चाणक्य के कारण हम राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपके बारे में देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरा गांव और मेरे गांव के आसपास जो भी गांव है पढ़ा लिखा गांव है, तो वहाँ पे एक जो गतिविधि चलती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो है कि जितने भी रिटायर्ड लोग आए हैं गांव में या जो नवयुवक लोग हैं, वो कैसे साहित्य की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, या कहीं पे लाइब्रेरी खुल रही है उनमें उनका योगदान कैसा है, या किसी भी कार्य में एक जो सामूहिकता की परिचय देते हैं वो लोग। अब हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जो अगर एक परिवार को किसी चीज की जरूरत है तो पूरा गांव मिल के तैयार होता है कि उस जरूरत को, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। हम जो मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया में या राजनीतिक जब खास करके जब चुनाव के समय में हमें ये दिखाया जाता है कि एक मुद्दे पे पूरा गांव बट गया या एक मुद्दे पे पूरा का पूरा जाति बट गया। ऐसा नहीं है। मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आपको बाहर से दिखने में ऐसा लगे, लेकिन जैसे ही वो चुनाव का गुब्बार खत्म होता है, फिर से गांव, सारा गांव एक हो जाता है। किसी के यहाँ कोई उपनयन है, मुंडन है, शादी ब्याह है, सारा गांव मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो एक भावनात्मक लगाव है एक दूसरे के प्रति, वो बिहार के गांव को अलग करता है। और इस बात को समझने की जरूरत है हम लोगों को। हम दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, स्टूडियो में बैठे हुए रहते हैं और हम एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि वहाँ तो जातिगत रंजिश
हो रही है, लोग एक दूसरे को जात के नाम से बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है। मैं अपने गांव के बारे में बताऊं, मेरे गांव में तकरीबन सभी जात के लोग रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं। ईश्वर जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँ, आप बता रहे हैं अपने गांव को, लेकिन आप अपना एक बहुमूल्य समय बिहार शरीफ में भी गुजारा है और दूसरा तीसरा पड़ाव आपका दिल्ली का है। तो आप अपने गांव, बिहार शरीफ का गांव या शहर हो, और फिर दिल्ली, तीनों को जोड़कर बता पाएंगे कि तीनों में भिन्नता क्या थी या है और समानता क्या है? देखिए, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो गृह जिला है, जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। सामाजिकता की जहाँ तक बात है, तो अगर आप बिहार के किसी कोने का कोई एक गांव ले लीजिए, एक ही तरह का सामाजिकता है। मैं बार बार इस बात पे जरूर जोर दे रहा हूं, जब तक आपका किसी परिवार के प्रति पर्सनल कोई दुश्मनी ना हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जातिगत वैमनस्यता भी वहीं से स्टार्ट होती है, जब एक दूसरे के प्रति आपका मन में कोई ऐसी भावना आपने पाल रखी हो, या कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो गया हो। तभी अगर दो कम्युनिटी में झगड़ा है तो कुछ लोग उधर गोलबंद हो जाते हैं, कुछ लोग इधर गोलबंद हो जाते हैं। हम इसे मास लेवल पे नहीं देख सकते हैं। क्या आप कभी ऐसी बात सुने हैं कि अगर कोई किसी का एक जात का दुकान है तो किसी दूसरे जात का आदमी उस दुकान से कोई सामान नहीं खरीद रहा? नहीं सुने, नहीं सुने। खासकर बिहार में तो संभव नहीं, बिहार में क्या कहीं भी नहीं संभव है। सर, आपने बीच में बताया था चूंकि नीतीश कुमार का वो एरिया है और नीतीश कुमार उधर से ही बिलोंग करते हैं, तो थोड़ी बहुत आपने बोला थोड़ा बहुत वहाँ पे विकास हुआ है। नहीं, बिहार शरीफ जागरूक है, बहुत दिनों से जागरूक है। और बिहार में मेरे ख्याल से मैंने पहले ही कहा कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। वहाँ से बैंक में बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी होती है। एक तरह से 95-96 के बाद से अभी तक, अगर पता नहीं उस तरह का डेटा कहीं पे उपलब्ध है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पूरे बिहार को देखा जाए और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, नालंदा को देखा जाए, तो नालंदा का परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऊपर है सरकारी नौकरी पाने में, या चाहे जिस किसी भी स्तर की सरकारी नौकरी हो। उसका वो रीजन है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट या नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद के आसपास के जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। मतलब आप मगध प्रदेश की बात? हाँ, मगध प्रदेश बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ। इवन आलू की खेती जो होती है उस इलाके में, पूरे बिहार में कहीं नहीं होती है उससे ज़्यादा आलू। जितना कोल्ड स्टोरेज एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, उतना पूरा मिला कहीं पूरे बिहार में नहीं है कोल्ड स्टोरेज। नहीं, ये कोल्ड स्टोरेज और ये सब तो ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार के आने के बाद? नहीं, नीतीश कुमार के आने के बाद थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आपने क्यों बोला? देखिए, डेवलपमेंट को मापने का पैमाना आपका क्या होता है? बिजली मिले, सड़क मिले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। तो दरभंगा से भी तुलना करेंगे अब? जरूर, जाहिर सी बात है, दरभंगा से भी तुलना करेंगे। दरभंगा या मैं मिथिला क्षेत्र, मिथिला और मगध की बात करता हूँ। बिहार के आज़ादी के बाद से, मतलब भारत की आज़ादी के बाद से, जब से बिहार बना है, मिथिला को उपेक्षित रखा गया है, मगध पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो। इवन जगन्नाथ मिश्रा भी मुख्यमंत्री थे तो मिथिला को उन्होंने उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जितना आजकल नीतीश कुमार मगध को दे रहे हैं।
अब जाके लोग जागरूक हुए हैं, जहां जगह जगह से बातें उठनी शुरू हुई है, तब जाके मिथिला पे ध्यान दिया गया। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि इतने दिनों के बाद दरभंगा में एयरपोर्ट खुलता। आपका इंडिकेशन ये भी है कि शायद यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन वो मिथिला प्रदेश से ही ज्यादा हुआ है। उसका रीजन है एक रीजन तो ये आपने बता दिया। उसका रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो है कोसी। बिल्कुल। पूरे मिथिला क्षेत्र में या जहां कहीं भी बाढ़ का प्रकोप है वहां से लोग पलायन कर ही रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के चलते पूरी अर्थव्यवस्था उनकी तहस नहस हो जाती है। चलिए ठीक है, वो तो सारे लोग समझ ही चुके हैं, लेकिन दूसरा और था, इस बार पहली बार मगध में ही नीतीश कुमार को मात खानी पड़ी। आप इस बार बिहार विधानसभा का आपने देखा, रिजल्ट देखा, उसमें मगध ही सबसे कमजोर कली रहा नीतीश कुमार का। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मगध के लोगों ने नीतीश कुमार को एडॉप्ट करने से मना कर दिया? नहीं, मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कि शायद नीतीश कुमार कंप्लेसेंट हो गए, निश्चिंत हो गए थे कि मगध तो उनका साथ देगा ही देगा। होता क्या है कि जब आप एक पोस्ट पे बिलोंग करते हैं, पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो आपको सभी क्षेत्र पे समान दृष्टि रखनी चाहिए, जो शायद पीछे भी नहीं हुआ और अभी भी वो नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए मगध भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना कि मिथिला। मगध उनका गृह है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट उनका गृह जिला है। जाहिर सी बात है कि गृह जिला से ज्यादा लगाव होता है, तो वो लगाव ठीक है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो अगर आप 100% मगध को दे रहे हैं तो 80% या 70%, 90% आप मिथिला को भी दीजिए, जो कि पहले भी नहीं हो रहा था, अब जाके होना शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, स्टार्टिंग नहीं हुई है। मिथिला क्षेत्र या पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब मेरा मानना है कि अभी तक बिहार के पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वहाँ से लोगों को जितनी क्षमताएं हैं वहाँ के राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण शायद ऐसा हो पा रहा है। आप कह सकते हैं इस बात को, क्यों ना कहूँ। राजनीतिक 70 साल आजादी के 70-72 साल में आप तो देखिए, आप नीतीश कुमार से पहले मैं इंडिविजुअल किसी पे नहीं आ रहा हूँ। आप चलिए ठीक है, मैं इंडिविजुअल पर भी आता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव और नीतीश कुमार, सबको हमने 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लगातार मुख्यमंत्री बनाया, सबको एनफ मौका दिया कि आप कुछ करिए। लेकिन क्या हुआ? आज भी पलायन है, बेन ड्रेन आज भी वहां से पलायित हो चुका है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो हमारे बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, मैक्सिमम जो है पोस्टल अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट है, ऐसा मैं बोलता हूँ, और ऐसा शायद आप भी समर्थन करेंगे। तो इसके पीछे रीजन राजनीतिक ही है। जाहिर सी बात है। देखिए, राजनीतिक आप इसीलिए कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से ही होता है, राजनीतिक दल से ही होता है। वहां पे उनको एक निर्णय लेना है जो कि नहीं लिया गया। बिहार डेवलप कैसे करे, इस पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस पे नहीं। आपके पास पहले से जितनी भी फैक्ट्री थी सब बंद हो गई। सकड़ी में चीनी मिल बंद हो गया। एक सेकंड, पहले जितनी फैक्ट्री थी, आप किस पहले की बात कर रहे हैं? क्या आप जगन्नाथ मिश्रा के समय की बात कर रहे हैं, लालू यादव के समय की बात कर रहे हैं, या नीतीश के समय? बिहार से जब झारखंड को अलग करके, यानी कि नीतीश जी के समय में आप आ गया, झारखंड अलग हो गया जी, तब बिहार के पास क्या रहा? बिहार के पास, बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। आप कृषि का हाल देख ही रहे हैं कि
महीनों मेहनत करके एक किसान उपजाता है और उसको उसकी लागत भी नहीं मिल पाती है। कि प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि हम डबल कर चुके नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब आज मिल रही है, आज अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा मतलब मिल नहीं रही है। हाँ, नहीं सुधार, देखिए उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। आप चाहेंगे कि ओवरनाइट हो जाए, वो तो नहीं होगा। तो 7 साल से 7 साल क्या आपको लग रहा है कि कम समय तो नहीं होता? नहीं, अब देखिए हो सकता है, क्योंकि बिहार के बारे में अगर आपको डेवलपमेंट की बात करनी है, जब आप तो खेती और किसान की बात करेंगे, नहीं खेती तो किसान बिहार अलग नहीं है, होल में बात किया जाएगा जब प्रधानमंत्री जी हाँ, भी आ गए। नहीं, तो बिहार के साथ जो दिक्कत है वो दूसरी जगह नहीं है। जैसे बिहार में हर एक साल बाढ़ का प्रकोप है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है सभी की। ये तो कोसी प्रदेश की बात कर रहा है नहीं, लगभग जहाँ पे कोसी नहीं है वहां नहीं होता है। चंपारण में देखिए बागमती का कहर कितना ज्यादा है। ठीक है, चलिए मगध प्रदेश में आते हैं। मगध प्रदेश तो बाढ़ के कारण ऐसा नहीं हो तो आप मगध प्रदेश का कृषि का पैदावार देख लीजिए, आपको मिथिला से कहीं ज्यादा उसका कृषि का पैदावार है। इवन मगध में जितनी सिंचाई की व्यवस्था है उसकी आधी भी अगर तो मगध के किसानों का आय दुगना हो चुका है, आपका कहना है? उनका पहले ही से है, मतलब आप अगर कंपैरिजन करेंगे मिथिला क्षेत्र के किसान की और मगध क्षेत्र के किसान की, तो मगध क्षेत्र के किसान कहीं ज्यादा उन्नत हैं। नहीं, उन्नत से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्या उनके परिश्रम का सही फल एकदम मिल रहा है। मगध के लोग, आप हमें अपना जवाब भी दे सकते हैं कि क्या ईश्वरनाथ झा जो बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर उसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार की जरूरत तो हमेशा रहती है। अगर आप 99 पे हैं तो भी आप कह सकते हैं सुधार के लिए 100 आपको जाना पड़ेगा, एक जाना पड़ेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बिहार के समग्र विकास की कोशिश की गई होती तो बिहार आज यहाँ पे नहीं होता। यानी समग्र विकास की कोशिश किसी जगन्नाथ मिश्रा से पहले किसी ने नहीं किया। मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लूंगा जी, किसी ने नहीं किया। मैं पूरा का पूरा, जब से बिहार आज़ादी, भारत की आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से अभी तक का जो हाल है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए जितना काम किया जाना चाहिए था उतना किसी ने नहीं किया। और मैं वो बोलना नहीं जा रहा हूँ, आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश से पहले जो थे उन्होंने बिहार को और गर्त में ही लेके, नीतीश भी अपने ट्रैक से भटक गए थे बीच में, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ उनका चल रहा था, उन्होंने समझौता तोड़ा, फिर आरजेडी के साथ उसमें राजनीतिक बहुत ज्यादा हाँ, इसलिए मैं भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मोटा मोटी आप समझिए कि वो ट्रैक से भटक रहे थे। इस चुनाव में अभी जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें कि बीजेपी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आरजेडी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा कंपैरेटिवली, नीतीश को एक सोचने का समय जरूर दिया है कि उनसे चूक कहाँ हुई। और मुझे लगता है कि नीतीश जिस तरह के पॉलिटिशियन है वो इस बात को रियलाइज कर गए होंगे कि उनसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसमें सुधार लाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। अच्छा चलिए ठीक है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो हम तो उम्मीद उन्हीं से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि पिछले इसी विधानसभा में जब पहली बार मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया तो लगभग 28 से 30% क्रिमिनल्स को उन्होंने मंत्रालय में जगह दिया। देखिए आज ओवरऑल आप देखिए एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने मेवालाल को लाया, अभी फिर जो उन्होंने विस्तार किया है उसमें मोर देन 35% क्रिमिनल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल मतलब सुधार की बात कर रहा हूं मैं। सुधार तो दिखता है ना सर, सुधार कौन कर सकता है? देखिए सुधार की जहां तक बात है तब तो इसके लिए या तो चुनाव आयोग सुधार करे या कोई ऐसा कानून बनाए सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके कि भाई जो दागदार हैं उनको चुनाव ही न लड़ाया जाए।
ये एक ऐसा, एक बोलते हैं ना हम लोग कि catch-22 सिचुएशन है, ना इनको उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। और इसके लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं पर्टिकुलरली जिम्मेदार नहीं मानता। जी, इसमें जी। सारे पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हाँ हैं। पैमाने पे हैं। जी बिल्कुल। अब चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी, कांग्रेस अब हो, नाम कोई लेने भी की हो। जरूरत नहीं है। फिर खैर, अब बिहार से थोड़ा हम बाहर निकलते हैं। ईश्वरनाथ झा दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आपने जो स्ट्रगल किया है, हमने जो स्ट्रगल किया है, अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया है। कह नहीं सकते कि हम एस्टेब्लिश्ड है या आप एस्टेब्लिश्ड है, नहीं है। एस्टेब्लिश्ड का उसका एक अलग पैमाना है। लेकिन अब जब आप इस मोड पर आ जाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम हमारे अपने समाज के लिए। तो उसमें कहाँ तक आप क्या कर पाते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैथिल भाषा के सुधार के लिए, मैथिल भाषा को सही जगह मिलने के लिए आप काफ़ी लड़ भी रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा के नज़रिए से भी आप बिहार को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है जब आप एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो जैसे ही पत्रकारिता में आए तो एक सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंधे पे आ गया जी। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जो पत्रकार और पत्रकारिता की जो स्थिति है उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हम दिल्ली में बैठ के या बड़े शहरों में बैठ के जो गांव में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे नहीं ला पा रहे हैं। ये एक मेरा एक ऐसा सोचना है कि हम वैसे लोगों को आगे लाएं जो कि समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। उसमें होता क्या है कि अगर आप लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि अगर आप अखबार में काम कर रहे हैं या किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो आप रिपोर्टर हैं या एंकर हैं। अखबार में काम कर रहे हैं तो आप रिपोर्टर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अखबार में दूसरे लोग भी काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं और उनका भी उतना ही योगदान होता है जितना कि एक सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जेल होके तब काम करते हैं और तब जाके प्रोडक्ट निकलता है और सुबह सुबह आपके दरवाजे पे अखबार। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अखबार में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर का योगदान है या एडिटर का योगदान है, या वहाँ पे प्रिंटिंग पे भी जो काम करते हैं उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट वर्क है। जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल पत्रकारिता में उनको इन सब के बारे में लोग बताते ही नहीं है। अब चैनल में वीडियो एडिटर का भी उतना ही बेहतरीन रोल है जितना कि रिपोर्टर का। बिल्कुल। रिपोर्टर रिपोर्ट फाइल करता है लेकिन उसके साथ जो विजुअल्स जाएगा वो विजुअल्स कैसे आप एडिट करके लगाएंगे, तो वीडियो एडिटर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। वीडियो एडिटर की जॉब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक प्रोसेस का पार्ट है। तो चाहे चैनल हो या अखबार हो, सारे लोग मिल के काम करते हैं और जब आप सारे लोग मिल के अच्छा काम करेंगे, जाहिर सी बात है सर्कुलेशन आपकी अच्छी है। कंक्लूजन ये है कि पत्रकारिता के बारे में आप सोच रखिए, कल्पना भी कीजिए, आप आइए, स्वागत भी है। और पत्रकारिता, खासकर मीडिया के बारे में जो भी आप कल्पना करते हैं या परिकल्पना करते हैं, वो करने से पहले, आप कोई भी बात को विश्वास करने से पहले खुद को तौल लीजिए और आप ये सोचिए। मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ कि आपके हाथ में एक अखबार होता है, अखबार को का जेरोक्स करवाने में जो खर्च आपका आएगा उससे कम रेट में आपको अखबार आपके घर तक पहुंच रहा है। तो सोचिए कि ये क्यों हो पा रहा है। आप एज्यूम ना करें, पत्रकारिता एक यूनिक चीज है और उसको समझना होगा। और कोई भी आप मीडिया के बारे में कुछ भी सोचने से पहले खुद को तौलिए
हमारा ये कोशिश था कि ईश्वरनाथ झा के माध्यम से हम बिहार को समझें, बिहार की सभ्यता और संस्कृति को समझें। हमारी जो लाइबिलिटी है, पत्रकार का एक लाइबिलिटी होता है, उसको समझने का कोशिश कर रहे थे। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। आज ईश्वरनाथ झा हैं, कल कोई और भी होंगे, परसों कोई और भी होगा, लेकिन तब तक आप अपने दिमाग को खोल कर रखिए। हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको सही जानकारी देते रहेंगे। बिहारी खबर का यही मकसद है। बस आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।